आप सभी का स्वागत है आज की मेरे इस क्लास में। जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी सिलेबस स्ट्रक्चर की, उस सिलेबस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने एंशिएंट और मेडिवल इन दोनों के सिलेबस को समझा था। आज हम लोग मॉडर्न के सिलेबस को समझेंगे। ध्यान रखिए, एक बात जो आप लोगों से डिस्कस करनी है, हिस्ट्री हम लोग जानते हैं कि 3 सेक्टर में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट उस समय से शुरू हो गया जब मानव का पदार्पण हुआ, मानव का आगमन हुआ इस धरती पर, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हुआ। इसके बाद ये मध्यकाल में कैसे आया, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। ध्यान रखिए, मानव जीवन, पूरे विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं हम, मानव जीवन जब इस प्रक्रिया से, यानी कि जो पूर्व की धारणा है, एंशिएंट समय से आगे बढ़कर जब मध्यकाल में प्रवेश की, तो उस समय पूरे विश्व में सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म का जन्म हो रहा था। और इस फ्यूडलिज्म ने मध्यकालीन भारत को जन्म दिया। अब मध्यकालीन से हम आधुनिक में कैसे आए? जब हम लोग सो रहे थे, मतलब मध्यकाल में हम लोग सो रहे थे, और जब हम अपने प्रति जागे, जब पुनर्जागरण हुआ, जब हमारी समझ बदली, जब हमारे अंदर तर्क की क्षमता आई, तो उस वक्त की प्रक्रिया से हम मॉडर्न हो गए, मतलब मॉडर्न फिलॉसफी को समझने लगे। और ये मॉडर्न इतिहास की तरफ हमें ले जाता है। ध्यान रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपको भौगोलिक खोज। और भौगोलिक खोज से ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि भौगोलिक खोज को जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से जब तुर्कों ने आक्रमण करके कस्तुतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया, तो यूरोपीय लोग व्यापारिक दृष्टिकोण को रखकर किस प्रकार से एशिया को खोजने के लिए, एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट भारत को खोजने के लिए उन लोगों ने अपना प्रयोग किया। और बताएंगे आपको कि हेनरी ने उसमें किस प्रकार से भूमिका निभाया जो पुर्तगाल का था, स्पेन ने किस प्रकार से स्पॉन्सरशिप करके भूमिका निभाया, फिर से एक नई प्रकार की प्रणाली जो शुरू हो गई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भौगोलिक खोज जो शुरू हो गए, तो इसका परिणाम क्या क्या हुआ, इसके कारण क्या रहे, इसके परिणाम क्या हुए, और इसके परिणाम के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि पुर्तगालियों ने भारत को खोज लिया केप ऑफ गुड होप के माध्यम से, तो किस प्रकार से उनकी व्यापारिक संरचना यहां पर बढ़ती चली गई, और उन लोगों ने अपना परिवेश उपनिवेश के रूप में कैसे स्थापित किया। जब इन सारे कंसेप्ट को हम देखेंगे तब हमें भौगोलिक खोज की मुकम्मल तस्वीर समझ में आएगी, जिसमें हम समझ पाएंगे कि अमेरिका के खोज हुए, अफ्रीका की खोज हुई, फिर से भारत की खोज हुई, चीन की खोज तो हो चुकी थी, इसके बाद फिर आपको ऑस्ट्रेलिया की खोज, मतलब पूरे समग्र विश्व का खोज का प्रक्रिया यहां से शुरू हो गया। पूरे विश्व की खोज की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा ग्लोबल लेवल पर एक इकोनॉमिकल चेंज आया, और इस आर्थिक उन्नति ने, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ने, इकोनॉमिकल चेंज ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। मतलब एक दूसरे की कनेक्टिविटी ने हमें एक दूसरे के व्यापार पर आश्रित पर, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से अमेरिका और भारत और फिर आपको जो बीच में अफ्रीका है, इन तीनों के बीच व्यापारिक जो आयाम थे वो कैसे जुड़ते थे, व्यापारिक तार कैसे जुड़ते थे, इसके नुकसान भी बताएंगे, आपको फायदे भी बताएंगे। हमारा वीडियो अगला वाला देख लीजिएगा। ध्यान रखिए, इन सारे चीजों को पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे भारत में डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, ये सब लोग भारतीय क्षेत्र में आकर अपने स्वयं के डेवलपमेंट के लिए, स्वयं के कंपनी के डेवलपमेंट के लिए
इन लोगों ने किस प्रकार से प्रयोजन किए और किस प्रकार की नीतियां बनाई। ये लोग एक दूसरे से आर्थिक साम्राज्य के विस्तार के लिए किस प्रकार से लड़ रहे थे और इन लड़ने में हमारी भूमिका क्या रही। भारतीय और कंपनियों के बीच किस प्रकार के रिलेशंस रहे, उस कंपनियों में सबसे आगे कौन निकला, अंग्रेजों ने किस तरह से आगे निकलने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित किया, उनको इस भारत के क्षेत्र से आउट किया। उसके बाद भारत के जो राजा थे, भारत के जो शासक थे, उन लोगों से इसका अंग्रेजों का व्यक्तिगत रिलेशन शुरू में कैसा रहा, इस रिलेशन में बदलाव कैसे हुए। मुगलों का 1707 में जब पतन होने लगा तो उसका प्रभाव इन लोगों पर क्या पड़ा। मुगलों के जो 1707 के बाद के शासक रहे वो किस प्रकार के हुए, उनकी मनोवृत्ति क्या रही, उनकी क्षमता क्या रही, इन सारे चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग शिवाजी के बाद के मराठा शक्ति को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, मतलब मराठा साम्राज्य को देखेंगे। और मराठा साम्राज्य को देखेंगे तो उसमें मुगलों का पतन और मराठाओं का उत्थान कैसे दिखेगा। मराठा का उत्थान दिखेगा, फिर अंग्रेज जो है किस प्रकार से मराठों से भी युद्ध करेंगे, इधर मुगलों को भी समाप्त करेंगे, मुगलों पर आक्रमण भी होंगे नादिर शाह के, ये सारा प्रक्रिया देखेंगे। हम आपको बताएंगे कि सारे परिदृश्य में अंग्रेज किस प्रकार से 3 कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर देंगे, बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर देंगे, पुर्तगालियों से किस प्रकार से उनके स्थलों पे कब्जा कर लेंगे। इन सारे क्षेत्रों को हम लोग मिलाकर पढ़ेंगे तो एक मुकम्मल तस्वीर नजर आएगी। मराठाओं को हरा ही देंगे, मुगल हार ही जाएंगे, फिर से आपको 4 मांगल मैसूर युद्ध होगा मैसूर का, जिसमें मैसूर चारों मैसूर युद्ध जो होगा उसमें तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि अंग्रेज किस प्रकार से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए। इन सारे चीजों को देखते हुए हम बंगाल को विशेष कंसेप्ट के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें हम बंगाल के इतिहास के साथ साथ बैटल ऑफ पलासी की चर्चा करेंगे और पलासी के इतिहास ने अंग्रेजों के रूख को किस तरह से मोड़ दिया, उन्हें व्यापारिक से प्रशासनिक कैसे बना दिया। इन सारे कंसेप्ट पे हम लोग विचार करेंगे। बक्सर के युद्ध ने इसमें एक नया आयाम कैसे जोड़ दिया, इसको देखेंगे। और कैसे बंगाल के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का आर्थिक और प्रशासनिक दोनों अधिकार हो गया, ये हमारे लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इन सारे चीजों को जब हम पढ़ लेंगे सिलेबस के रूप में, बंगाल भी उनके कब्जे में आ जाएगा, तो किस प्रकार से वो भारत में एक्ट के विकास के साथ साथ शासन का डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें गवर्नर जनरल्स होंगे। गवर्नर जनरल्स का आगमन होगा, जिसमें सबसे पहला वारेन हेस्टिंग्स को देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस को देखेंगे, कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर को देखेंगे, इसके बाद वेलेजली को देखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स को देखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद फिर आपको विलियम बेटिंग को देखेंगे, फिर से आपको विलियम बेटिंग को देखने के बाद मेटकॉफ को देखेंगे, आपको हार्डिंग को देखेंगे, डलहौजी को देखेंगे, फिर से कैनिंग को देखेंगे, मेयो को देखेंगे, लीटन को देखेंगे, रिपन को देखेंगे, कर्जन को देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग सारे गवर्नर जनरल्स को आगे आजादी तक में देखने की कोशिश, मतलब एक सेक्टर गवर्नर जनरल के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ने अपना प्रभाव कैसे छोड़ा, प्रभाव कैसे डाला, और उसमें औद्योगिक जो विकास है उसका ह्रास कैसे हुआ और लोग बेरोजगारी के दौर में कैसे गुजरने लगे। अंग्रेजों ने अपने शोषणकारी नीतियों को किस प्रकार से भारत में लागू किया और कौन कौन से लोग उस शोषण के शिकार हुए, उस शोषण के शिकार हुए लोगों ने किस प्रकार से अंदर से विद्रोह की भावना को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, उस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचला कैसे। भारत में यूरोपियंस यानी कि ईसाई शासन पद्धति का प्रभाव एक्चुअल में क्या पड़ा और क्या धार्मिक भावनाएं भी इससे आहत हुई तो उसके क्या क्या व्यवस्था हुए।
कौन कौन सी परिवर्तन हुई। और ध्यान रखिए, चूंकि हम आधुनिक में पढ़ रहे हैं तो धार्मिक और सामाजिक, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन जो है ये बहुत आवश्यक हो जाता है। मतलब यहां पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा में किस प्रकार से हमारे कुछ लोगों ने बदलाव करने की कोशिश की, जिसे हम सामाजिक धार्मिक राजनीति, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें राजा राममोहन राय होंगे, फिर से आपको दयानंद सरस्वती होंगे, केशव चंद्र सेन होंगे, फिर से आपको देवेंद्रनाथ टैगोर होंगे, नौरोजी फरदोजी होंगे, बहुत थियोसॉफिकल सोसाइटी में कर्नल ऑलकॉट, और फिर आपको मैडम ब्लावर्सकी जो कि अमेरिकन होंगे, फिर से एनी बेसेंट कैसे होंगी। इन सारे पूरे कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे तब जाकर के हमें कुछ समझ में आने लगेगा। अंग्रेजों द्वारा हमारी रूढ़िवादी परंपरा में सती प्रथा, ठगी प्रथा, बलि प्रथा, विधवा विवाह का रोक, इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर अंग्रेजों की तीक्ष्ण प्रक्रिया और उनके नियम कानून को पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, भारत में एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए किस प्रकार से पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। भारत में अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग का ह्रास करके ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डेवलप करके भारतीय अर्थव्यवस्था को किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, किस जगह खड़ा कर दिया, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रक्रिया हमारी क्या होगी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम अगले दौर में 1830 के बाद के क्षेत्र में गुजरेंगे तो हमें समझ आएगा कि अंग्रेजों ने यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, यहां पर रेल का विकास कराया, यहां पर आपको कहा जा सकता है डाक तार का विकास कराया, या जो भी कराया, या शिक्षा का विकास कराया, तो उसके आधार क्या थे और क्यों अंग्रेजों ने कराया। क्या अंग्रेज भारतीयों का वास्तव में डेवलपमेंट चाहते थे, उन्हें एजुकेटेड बनाना चाहते थे, और क्या एजुकेटेड बनाने से केवल भारतीयों को फायदे थे या अंग्रेज को फायदे थे। इन सारे चीजों पर हम लोग देखेंगे। तो भारत में शिक्षा के विस्तार से लेकर अंग्रेजों के रेलवे विस्तार से लेकर इन सारे आयाम पर हम लोग चर्चा करेंगे। अंग्रेजों में जो दो प्रकार की व्यवस्था, एक कंपनी और एक शासन, कंपनी को शासन कैसे अपने अंडर में लेगी और खुद शासन प्रभुत्व भारत पर काबिज हो जाएगा, आपको एक्ट के माध्यम से 1858 के एक्ट में समझाएंगे। और यहां पर जो यूनिवर्सिटी का विकास हुआ, जब ब्रिटिश भारत यहां पर घोषित हो गया, मतलब ब्रिटेन के महारानी का डायरेक्ट प्रभुत्व भारत पर जब हो गया, तो यहां पर शिक्षा के विकास में किस प्रकार से ब्रिटिश आधार पर शिक्षा देने की प्रक्रिया को लाया गया। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों में आपको हम पढ़ाएंगे आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर से किस प्रकार से कुछ उदारवादी गवर्नर्स भी आए जिन्होंने हमें उस काबिल बनाया कि कहीं ना कहीं हम लड़ सकें अंग्रेजों को। इन सारे चीजों को ही बताएंगे। उसी में भारतीयों का एक विस्फोट, भारतीयों के मन में एक प्रक्रियात्मक ढांचा जिसका विस्तार 1857 में आपको दिखाएंगे, जिसे हम सिपाही विद्रोह के रूप में देखते हैं। और यहीं से किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना फूट पड़ती है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण कैसे दिखता है, सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया, और यह विद्रोह पूरे भारत के क्षेत्रों में कैसे फैल गया, यह सुनियोजित था कि नहीं था, और नहीं था तो इसका असर किस प्रकार से समाप्त हुआ, और उसमें बिहार की भूमिका क्या रही। इन सारे चीजों को 1857 के विद्रोह के रूप में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रवाद की भावना ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को यह महसूस कराया कि अब भारतीय पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इसी के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से कराई गई 1885 में, इसको बताएंगे। और ध्यान रखिए कि कांग्रेस की स्थापना
एओ ह्यूम द्वारा कराई गई, जिसमें कि भारतीय कुछ छात्र थे। उसने किस तरह से उसको प्रयोग किया भारतीय आंदोलन को रोकने के लिए और भारतीयों को विचारधारा को दो भागों में बांटने के लिए। अब यहीं से उसमें जो लोग थे वो किस विचारधारा के थे, उनको क्या उनका शोषण हो रहा था कि नहीं हो रहा था, और हो रहा था तो वो अंग्रेजों की तारीफ क्यों करते थे, क्योंकि वो लोग तारीफ करते थे। और उस तारीफ करने वाले के विरोध में जो लोग जन्म लिए उन्हें ही गरम दल कहा गया। जो अंग्रेजों के तारीफ करने वाले लोग थे उन्हें नरम दल कहा गया। तो किस प्रकार से यहां पर बंटवारा शुरू हो गया कांग्रेस में, और इसका प्रस्फुटन जो है देखने को मिलेगा आपको 1907 के सूरत विभाजन। किस प्रकार से बंगाल विभाजन होगा, बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन होगा। स्वदेशी आंदोलन के बाद अंग्रेजों का रुख क्या होगा, और अंग्रेजों के रुख से उग्रवाद की भावना कैसे प्रेरित होगी, जिसमें कि खुदीराम बोस से लेकर अनेक लोग उग्र विचारधारा से प्रेरित होकर के पार्टिकुलर देशभक्ति का परिचय देना शुरू करेंगे। ये किस प्रकार से होगा, ध्यान रखिएगा कि जब इसको पढ़ेंगे तब तक राजनीति में अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो की नीति भी आ जाएगी। अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो की नीति क्या है भाई, ये समझ में आएगा 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आएगा, और इसका प्रभाव 1906 में स्थापित 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग पर पड़ेगा। और मुस्लिम लीग किस प्रकार से एक चुनौती के तौर पे भारत में हो जाएगी, इन सारे चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। आगे जब चलेंगे तो हमारा विदेशों में लोगों ने किस प्रकार से, हमारे जो लोग विदेश में थे उन्होंने नेशनल मूवमेंट में अपनी भूमिका क्या निभाई, इन सारे चीजों को देखेंगे। और नेशनल मूवमेंट की एक सबसे बड़ी विशेषता के तौर पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। आगे पूरी महात्मा गांधी की कहानी को समझेंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई किया उन्होंने और कैसे वो अफ्रीका पहुंचे और लंदन में जाकर उन्होंने पढ़ाई की। पहले वकील बने, फिर बैरिस्टर बनने के बाद अफ्रीका गए, अफ्रीका में मूवमेंट चलाया उन्होंने गोरे कालों का। फिर भारत में आए, भारत में आने के बाद उनका प्रोसेस क्या रहा, कैसे वो आपको आने के बाद भारत में राजनीति को एक नए सिरे पर ले गए, शांति के अग्रसर के रूप में जाने गए। 1915 में आने के बाद 1916 में किस प्रकार से लखनऊ समझौता हो गया, फिर से उसी समय में 16 में ही किस प्रकार से तिलक की भूमिका रही। तिलक की भूमिका के साथ साथ तिलक और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की उसकी चर्चा करेंगे। होम रूल लीग का प्रभाव कैसे कम पड़ा इसकी भी चर्चा कर लेंगे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद 1917 में एक बिहार के ही किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ल होगा, उनको प्रेरणा जगेगी और वो महात्मा गांधी को लेकर आएंगे। चंपारण सत्याग्रह होगा, फिर यहाँ से महात्मा गांधी जाकर खेरा सत्याग्रह करेंगे। खेरा के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होगा, रॉलेट एक्ट होगा। उसी वक्त मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में आएगा। उसका किस प्रकार से विरोध शुरू होगा, विरोध के कारण जालियावाला बाग नरसंहार अंग्रेज कैसे उसको ये करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से नरसंहार को वो लोग प्रमोट करेंगे, ये आपको दिखाएंगे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को समझाएंगे। असहयोग आंदोलन के बाद चौरी चौरा घटना जो हुआ इसको समझाएंगे। फिर से मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित स्वराज दल की भी स्थापना कराएंगे। स्वराज दल को कराने के बाद 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को बनाएंगे। 1924 में ही आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कराएंगे, जिसमें आपको चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह से लेकर कहा जा सकता है राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर रोशन सिंह से लेकर मतलब ये जितने सारे लोग जो हैं इसमें शामिल रहेंगे। कैसे काकोरी घटना 25 में होगी, किस प्रकार से एक नवयुवक भगत सिंह का रोल रहेगा। भगत सिंह, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह क्रांतिकारी विचारधारा में कैसे अग्रणी बनेंगे। वो जो है 1927 में
साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाएगी, उसका बदला लेने के लिए किस प्रकार से आगे आएंगे भगत सिंह, और भगत सिंह सैंडर्स की हत्या कैसे करेंगे लाहौर में, इस सारे प्रक्रिया को समझेंगे। दिल्ली के असेंबली हॉल में वो किस प्रकार से बम फेंकेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि भारत की आज़ादी आसानी से हमें प्राप्त नहीं हुई है। और ध्यान रखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट को पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हम लोग 1929 और 1930 इन दोनों के समय को पढ़ेंगे, जिसमें भारत को किस प्रकार से आज़ादी दिलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस मनवाया, किस प्रकार से लोगों को कन्विंस किया, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही उसी वक्त नींव पड़ जाएगी गोलमेज सम्मेलन का। 3 गोलमेज सम्मेलन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें क्या क्या गतिविधि हुई इसको समझेंगे। 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कैसे होगा इसको समझेंगे। इसके बाद किस प्रकार से भारतीय राजनीति में एक नया बदलाव आएगा, सुभाष चंद्र बोस का आगमन होगा। सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी प्रक्रिया को अपनाया, किस प्रकार से आईसीएस पद को निकाला उन्होंने। आईसीएस पद को निकालने के बाद किस प्रकार से वो आपको जर्मनी गए, जर्मनी से फिर जापान गए, सिंगापुर गए, किस प्रकार से उन्होंने आईएनए को अपने हाथों में लिया और आईएनए की स्थापना किस स्वरूप में हुई थी। इन सारे घटना को देखने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिशर्सों को एक चुनौती के तौर पे कैसे लगेंगे सुभाष चंद्र बोस, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इधर सुभाष चंद्र बोस अपनी राजनीति का लोहा कैसे मनवा कर गए होंगे। त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन आप कह सकते हो, दोनों में। तो दोनों में ये कैसे मनवाएंगे, महात्मा गांधी से उनका द्वंद्व कैसे होगा। लेकिन महात्मा गांधी का फिर तारीफ हो करेंगे। 1940 का जो समय होगा, 1940 में लाहौर का अधिवेशन होगा मुस्लिम लीग का, और पाकिस्तान का मांग कैसे रखा जाएगा। 1937 के चुनाव का प्रभाव क्या होगा, इन सारे चीजों को देखेंगे। और 1940 में जो ये मुस्लिम लीग की बैठक होगी, उसमें निर्णय क्या लिया जाएगा और डिमांड ऑफ पाकिस्तान को आगे किस स्वरूप में बढ़ाया जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने से ब्रिटेन कैसे परेशान होगा और भारतीयों को उसमें जोड़ने के लिए कौन कौन सा प्रक्रिया अपनाएगा। और उसी समय में अगस्त प्रस्ताव से लेकर के हम भारत में संवैधानिक विकास की धारणा को समझेंगे, स्वदेशी भावना को समझेंगे। और यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जब हम स्वदेशी भावना को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बाद हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, शिमला समझौता होगा, फिर से कैबिनेट मिशन आएगा। और इन सारे चीजों में साथ साथ जो है बहुत सारे गवर्नर जनरल्स के परिवर्तन हो गए। 1947 में कैसे भारत आज़ाद हो जाएगा, उसमें भारत 2 भागों में कैसे बटेगा, 2 राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, इन सारे प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ प्रमुख व्यक्तित्व बता दें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस की हम लोगों ने बात की, उनके व्यक्तित्व की भी चर्चा करेंगे। फिर से आपको टैगोर के व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे, टैगोर की भूमिका की बात करेंगे। फिर से आपको टैगोर की भूमिका के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक जो थे उनकी बात करेंगे। फिर से आपको लाला लाजपत राय की बात करेंगे। फिर से अरविंद घोष की बात करेंगे, जो भी हमारे भारतीय राजनीति के सक्रिय पहरेदार उस वक्त रहे। महात्मा गांधी पर विशेष चर्चा करेंगे। इन सारे चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, तब हमारा मुकम्मल इतिहास का तस्वीर समझ में आएगा, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, एक भी वीडियो मिस नहीं करिए। निश्चित रूप से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप सभी को पुनः धन्यवाद।